हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो ये कोफोज के अंदर क्या प्रॉब्लम आ गई कि स्टॉक 10% गिर गया। रिजल्ट्स भी अच्छे खासे आए, तो जो नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 95% राइज हुआ है लास्ट ईयर के कंपेयरली, और रेवेन्यूज भी ठीक ठाक है जो कि 8.7% ईयर ऑन ईयर बढ़े हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि स्टॉक में इतनी ज्यादा गिरावट आ गई 10% का। तो अगर आपके मन में भी ये डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि हम इस वीडियो में बात करेंगे कोफोज की डिटेल्ड एनालिसिस, उसके रिजल्ट्स, टेक्निकल्स, और सबसे इंपॉर्टेंट कि अब इन्वेस्टर्स आगे क्या करें, एग्जिट करें या फिर बने रहें या फिर एक अपॉर्चुनिटी ढूंढें कोफोज के अंदर। तो आइए बात करते हैं डिटेल्ड डिस्कशन कोफोज की। तो कोफोज के स्टॉक ने एक लाइफ टाइम हाई बनाया था अराउंड 6781 का, जो कि था 15 जनवरी 2024 को, और उसके बाद दोबारा से 19 फरवरी के आसपास इसको टच करने की कोशिश की, और उसके बाद से कॉन्स्टेंटली ही स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहा। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या ऐसा हुआ कि पिछले सेशन में स्टॉक ने 10% का मैसिव डाउन साइड दिखाया और एक की इंपॉर्टेंट लेवल 4482 ऑलमोस्ट 4500 के आसपास आके क्लोज हुआ। तो बहुत ही शार्प करेक्शन था। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिजल्ट्स के बारे में। तो कोफोज ने अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए। तो जैसे हमने बात करी कि Q4 के रिजल्ट ठीक ठाक ही आए, अच्छे ही आए, बल्कि इनफैक्ट नेट प्रॉफिट 95% बढ़ के आया एट 2237 करोड़, जो कि यहाँ पे विजिबल है, कंपेयर टू 117 करोड़ जो लास्ट क्वार्टर में था 2023 में। तो ऑलमोस्ट 95% का जंप हुआ, प्लस जो रेवेन्यूज बढ़े वो भी 8.7% बढ़े ईयर ऑन ईयर। तो अगर देखें कि लास्ट ईयर 8015 करोड़ का रेवेन्यू था, तो इस साल 9179 करोड़ का रेवेन्यू हुआ। तो दोनों ही प्रोस्पेक्ट से रिजल्ट ठीक ठाक थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि स्टॉक में गिरावट आई? तो उसके दो मेन रीजन थे कि कोई भी आईटी सॉल्यूशन कंपनी, सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसकी ग्रोथ गाइडेंस अगले साल के लिए, कि वो अगले साल कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रो करेंगे। तो हमने देखा कि एसेंचर ने अपनी ग्रोथ गाइडेंस घटाई, जो कि पहले 3 से 5% थी, वो अब उन्होंने घटा के 1 से 3% कर दी। सिमिलरली इन्फोसिस ने अपनी गाइडेंस घटाई, 1 से 2% करी, जो पहले 2 से 5% थी। लेकिन कोफोज ने अगले साल के लिए कोई भी गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करी है। इसका मतलब कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रोथ डिग्रेड हो सकती है अगले साल, और जो कि एक हाई अनसर्टेनिटी का सिग्नल होता है कि अगले साल उनके रेवेन्यूज में गिरावट आए। तो एक तो इम्पोर्टेंट फैक्टर ये था। दूसरा था, कोफोज ने एक एक्विजिशन किया है कंपनी का, जिसका नाम है इग्नाइट। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब, ताकि ऐसे वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और काफी बड़ा एक्विजिशन है, जिससे कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि उनके रेवेन्यूज 33% बढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका से। लेकिन मार्केट को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि आप ये समझिए कि एक तरफ आप गाइडेंस को घटा रहे हैं, गाइडेंस नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आपको अगले साल में चैलेंजेस नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ आप कंपनी का पैसा खर्च करके एक्विजिशन कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात होती है अपना रेवेन्यू, अपनी प्रेजेंस, अपने क्लाइंट बढ़ाने के लिए। लेकिन अनसर्टेनिटी के मार्केट में एक्विजिशन को नेगेटिवली जाता है, और यही दो रीजन थे जिसकी वजह से मार्केट ने स्टॉक को इतना बीट किया। उसमें 10% का डाउनफॉल आया, और स्टॉक अपने हाई से, जो कि 6800 था 16 फरवरी को, वहां से ऑलमोस्ट आप देखें तो 33% गिर गया 2 महीने के अंदर। अब इन्वेस्टर्स इसमें क्या करें? तो क्विकली हम पहले एक बार इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को और देख लेते हैं कि इसके प्रमोटर्स। देखिए, एक चैलेंज जो मुझे इस स्टॉक में नजर आया, ये आया कि पिछले साल से इसके अंदर प्रमोटर्स का 0% स्टेक है। देखिए, जून 23 में ऑलमोस्ट 26%, और मार्च लास्ट ईयर 30% प्रमोटर्स का स्टेक था इसके अंदर, और सितंबर में सारे स्टेक होल्डर्स इसमें से एग्जिट करके उन्होंने अपना स्टेक FIIs और DIIs को बेच दिया। अब देखिए, FIIs और DIIs बेसिकली इन्वेस्टर्स हैं, उनका मेन मोटिव होता है पैसा कमाना, अच्छी कंपनी में पैसा लगा के पैसा कमाना। लेकिन प्रमोटर होता है जो कंपनी को लीड करता है, क्योंकि वो उसका खुद का बेबी होता है। जैसे आप इन्फोसिस की बात करें तो नारायण मूर्ति जी लीड करते हैं, विप्रो की बात करें तो प्रेम जी एक नाम है जो प्रमोटर की तरह लीड करते हैं, डीमार्ट में दमानी जी हो गए जो उनको लीड करते हैं, क्योंकि वो उनका बेबी है। लेकिन जब आप अपने बेबी को FII और DIIs को बेच देते हैं, तो FII DIIs तो इन्वेस्टर्स हैं, उनको जब तक प्रॉफिट नजर आएगा कंपनी में, वो उसमें इंटरेस्टेड रहेंगे। जब उनको लगेगा कि कंपनी नहीं अच्छी कर रही है, तो वो उसमें से एग्जिट लेने की कोशिश करेंगे। और यही एक मेरे को थोड़ा चैलेंज नजर आ रहा है कोफोज के अंदर, कि इसके अंदर प्रमोटर्स जीरो है। अब FIIs DIIs ने अपना स्टेक बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है इसमें, वो एक अच्छी सिग्नल है, अच्छी बात है। लेकिन ओनरशिप के नाम पे एक चैलेंज होता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के। इसी के चलते देखिए, जो ब्रोकरेज हाउस है उन्होंने काफी रिड्यूस किया है इसके अंदर। अब जेफरीज ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है, और टारगेट अब दे दिया 4290 का।
सिमिलरली इंक्रेड ने रिड्यूस करके 4431 का टारगेट दे दिया है और सिटी ने इसमें सेल का देखिए 4500 का टारगेट दिया। अब ऑलरेडी करंट प्राइस 4550 पहुंच गया है स्टॉक का। अब इन्वेस्टर्स क्या करें स्टॉक में, क्या इसमें अपनी पोजीशन से एग्जिट करें या होल्ड करें या फिर नई अपॉर्चुनिटी ढूंढें। तो क्विकली देखते हैं इसके टेक्निकल्स को कि पास्ट में क्या हुआ है। तो स्टॉक ने एक लाइफ टाइम हाई बनाया था अराउंड 18 अक्टूबर के आसपास, जो कि था 6000 रुपए, और फिर उसको 3 जनवरी 2022 को ब्रेक करने की कोशिश की। तो एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया, यहाँ पे लाइफ टाइम हाई बनाया और फिर उसके बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन दिया जिसमें नीचे में एक बेस बना अराउंड 3300 के बाद स्टॉक ने एक अच्छी रैली दिखाई। तो आप देखेंगे एक ऊपर में एक रेजिस्टेंस चैनल था जिसके साथ वो चला और नीचे में एक सपोर्ट चैनल था जिसमें एक अच्छी रेंज में चला और स्टॉक ने फाइनली देखिए 11 दिसंबर को स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया। इस कैंडल को देखिए, इस वीक में स्टॉक ने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया और उसके बाद एक लाइफ टाइम हाई बनाया अराउंड 6789 की, जिसको उसने 15 जनवरी को बनाया और कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे 19 फरवरी को भी इसको ब्रेक करने की कोशिश करी। देखिए यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश करी और यहाँ पे, लेकिन उसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ और उसके बाद एक डाउन ट्रेंड आया। अब देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि 18 मार्च को बना। अब इसने जो एक लाइफ टाइम हाई बनाया था ऑलमोस्ट 1821 को, जिसमें यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की, इसको इसने एक ब्रेकआउट दिया था, अच्छा रेंज है। अब यूजुअली जब ऐसा ब्रेकआउट होता है तो रिवर्सल में दोबारा वहीं पे सपोर्ट लेता है स्टॉक, अगर अच्छा स्टॉक अप ट्रेंड में कंटिन्यू है और वहीं से फिर रिवर्सल लेने की कोशिश करता है। तो उम्मीद होनी चाहिए कि इस पॉइंट से स्टॉक एक अच्छी रैली यहाँ से रिबाउंड देता और फिर अपने हाई को जो 6700 को ब्रेक करके नई हाई की तरफ जाता। लेकिन हुआ क्या, स्टॉक ने नीचे की तरफ एक ब्रेकआउट दे दिया और यही वो पॉइंट था जहां से कंपनी का एक सिग्नल आ गया था कि कंपनी में, क्योंकि देखिए पिछले 21 का जो लाइफ टाइम हाई था ऑलमोस्ट 3 साल का लाइफ टाइम हाई को ब्रेक जो किया था उसको इसने ब्रीच किया सपोर्ट को, तो यहीं पे सिग्नल इग्नाइट हो गया था सेल का। अब उसके बाद यहाँ पे इसने स्टॉक ने फिर से एक रिबाउंड दिया जिसको पुल बैक कहते हैं। थोड़ा सा कि जो बायर्स होते हैं उनको लगता है काफी गिर चुका है, अब यहाँ से बढ़ेगा, तो वही पुल बैक यहाँ पे आया और पुल बैक के बाद 8 अप्रैल को जो कैंडल बनी इसने कंफर्म कर दिया कि ये पुल बैक फॉल्स है और इसके बाद अब स्टॉक नीचे ही गिरेगा। अब इसका एक इमीडिएट नीचे सपोर्ट था 5000 का लेवल, जिसमें उम्मीद थी कि यहाँ से एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। लेकिन जो न्यूज आई गाइडेंस सस्पेंड किए प्लस एक्विजिशन की, उसकी वजह से जो एकदम से मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट बना, उससे स्टॉक 10% गिरा और स्टॉक ने देखिए जो अपना प्रीवियस क्रूशियल सपोर्ट था 4492 ऑलमोस्ट उसी के पास क्लोजर दिया। अब इसमें क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे क्लोजर है, अब इन्वेस्टर्स को देखना है कि इस पॉइंट से कल स्टॉक क्या बिहेव करता है। अगर स्टॉक डाउन जर्नी एक और ब्रेकआउट यहाँ पे देता है तो हो सकता है आपको आने वाले दिनों में इसमें एक नीचे टारगेट मिले जो कि अराउंड 3500 के आसपास होगा, क्योंकि 3500 पे ही एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट था जहां से स्टॉक ने अप ट्रेंड शुरू किया था सितंबर 22 में। और अगर इस पॉइंट पे आपको क्योंकि कंसोलिडेशन मिल सकता है तो थोड़े दिनों कंसोलिडेशन रहेगा 4500 की जोन में, ये क्लटर बनेगा और फिर उस क्लटर का ब्रेकआउट देखना पड़ेगा कि ब्रेकआउट कहाँ पे हो रहा है। जैसे मैं बात करी, अगर यहाँ से एक रिवर्सल आता है तो वो एक पुल बैक हो सकता है, जैसा ही यहाँ पे पुल बैक आया था, और पुल बैक के बाद वॉच करना है कि क्या पुल बैक ट्रेंड में कन्वर्ट होता है या एक जोन में आता है या फिर डाउन ट्रेंड फिर से ब्रेक आता है। तो अब आपके लिए क्रूशियल सपोर्ट 4482 और ऊपर में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 5000 का, तो ये 600 रुपए की जोन रहेगी जहां पे आपको वॉच रखना है स्टॉक के बारे में। अगर पर ये पक्का है कि लंबे समय तक के लिए अब ये स्टॉक इस रेंज में घूमने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ से और गिरावट ना भी दे तो एक रेंज में घूमने की कोशिश करेगा जब तक कि अगले क्वार्टर्स में क्लैरिटी नहीं आती है। तो इन्वेस्टर्स इस रेफरेंस से अब स्टॉक में बने रह सकते हैं, क्योंकि अब एक पुल बैक आ सकता है जिसमें अगर आपको एग्जिट लेना है तो उसी पॉइंट लीजिएगा, उसके नीचे नहीं। और अगर ये भी ब्रेक करता है कल के सेशन में इमीडिएटली, तो नीचे में आपको फिर एक इमीडिएट सपोर्ट देखना पड़ेगा 3700 रुपीज। 3700 रुपीज एक इमीडिएट सपोर्ट आएगा अगर ये इसको डिसाइसिवली ब्रेक करता है, वहां पे सस्टेन करता है। तो होप ये लेवल्स आपको समय आएंगे, समय आएगा कि कोफोर्ज के अंदर क्या चैलेंजेस हैं और इन्वेस्टर क्या करना चाहिए। जैसे 33% ऑलरेडी गिर चुका है, तो फिबोनाची सीरीज के अकॉर्डिंगली पुल बैक से और गिरावट नहीं नजर आती है, क्योंकि ऑलरेडी 78% जो फिबोनाची का नंबर है ऑलमोस्ट देखिए उसी पे आके ये स्टेबल हुआ है। तो उम्मीद है कि यहाँ से एक रिबाउंड लेगा और रिबाउंड पे देखिए देखना पड़ेगा कि सस्टेन करता है या फिर रिबाउंड को भी ब्रेक करके फिर से नीचे की ट्रेंड चालू करता है। तो होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।